उस रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने चांदनी के वजूद को कुचला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पीछे अपना एक अंश छोड़ आया है। वह बच्चा जो उस पाक साफ रूह और एक बेरहम माफिया के मिलन का अनचाहा गवाह था, वह अब इस दुनिया में आने वाला था। रजत की मुट्ठी कस गई, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि एक ऐसे एहसास से जो उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसका अपना खून उस लड़की के पेट में पल रहा था जो उससे नफरत करती थी। रजत ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन और तड़प थी। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है विक्रम, और वह इस हालत में मुझसे दूर एक बदहाल जिंदगी जी रही है। मेरी औलाद उस तंगहाली में पैदा होगी। उसने मुड़कर विक्रम की तरफ देखा और उसकी आंखें खूंखार हो उठी। गाड़ी निकालो विक्रम, इसी वक्त पूरी फोर्स को तैयार करो। मुझे आज ही इसी वक्त आनंदपुर निकलना है। टेंट हाउस के बंद कमरे में जैसे वक्त ठहर गया था। रजत के हाथ में मौजूद वह मेडिकल रिपोर्ट हल्की सी कांप रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे विक्रम ने पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा था। यह गुस्सा नहीं, एक अजीब सा अधिकार भाव और सुरक्षा की भावना थी। विक्रम ने रजत के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखा। एक वफादार बॉडीगार्ड और खुफिया प्रमुख होने के नाते उसका दिमाग हमेशा हर पहलू को टटोलता था। उसने थोड़ा संकोच करते हुए बेहद दबी आवाज में पूछा, बॉस, अगर मैं कुछ कहूं तो गुस्ताखी माफ हो। वह लड़की 1 महीने से हमसे दूर है। वह एक वेटर थी। उसका मिलना जुलना कई लोगों से होता होगा। क्या आपको पूरा यकीन है कि वह बच्चा आपका ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह... विक्रम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रजत ने झटके से सिर उठाया। उसकी चील जैसी तीखी आंखें विक्रम के चेहरे पर पड़ गई। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा फौलादी विश्वास था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकती थी। उसने सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, चुप रहो विक्रम, दोबारा अपनी जुबान से ऐसा एक भी लफ्ज मत निकालना। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वह सिर्फ मेरे साथ थी और यह मेरा ही बच्चा है। उस रात सफेद सिल्क की चादर पर छूटे हुए वो खून के धब्बे गवाह थे कि उस पाक साफ रूह को छूने वाला रजत साहनी पहला और आखिरी मर्द था। रजत ने अपनी कुर्सी से उठकर कांच की खिड़की के पास गया। उसने खिड़की पर अपनी मुट्ठी टिका दी। वह लड़की बिकाऊ नहीं थी विक्रम। जो लड़की अपनी आबरू की कीमत पर करोड़ों का ब्लैंक चेक लात मार कर जा सकती है, वह कभी अपने चरित्र से समझौता नहीं कर सकती। वह जितनी पवित्र है, उतना ही पवित्र मेरा ये विश्वास है कि उसके पेट में पल रहा वह अंश रजत साहनी का ही खून है। रजत वैसे भी
उसे कई दिनों से ढूंढ रहा था, पर अब उसको और एक ठोस वजह मिल गई थी उसे ढूंढने की। रजत ने तुरंत अपना ब्लैक कोट उठाया और उसे अपने चौड़े कंधों पर डाल दिया। उसकी आंखों में अब एक पल की भी देरी बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं थी। विक्रम, हमारे कुछ खास कमांडो को तैयार करो। आनंदपुर के उस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से लेकर उस कस्बे के चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी होने चाहिए। लेकिन याद रहे, रजत ने मुड़कर चेतावनी भरे लहजे में कहा, चांदनी या उसकी माँ को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम आ रहे हैं। मैं उसे डरा कर नहीं, बल्कि उसकी मर्जी से वापस लाना चाहता हूँ। जी बॉस, गाड़ियों का काफिला तैयार है, विक्रम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा। कुछ ही मिनटों में ब्लैक मर्सिडीज और एसयूवी का एक लंबा चमचमाता हुआ काफिला हाई स्पीड पर आनंदपुर की तरफ रवाना हो गया। कहानी का यह मोड़ रजत सहानी के भीतर छिपे एक नए इंसान को सामने लाता है, जहां एक तरफ चांदनी अपनी खराब तबीयत और एक लालची कैफे मालिक के जुल्म को सह रही है, वहीं दूसरी तरफ रजत का वहां पहुंचना पूरी बाजी को पलट देता है। आनंदपुर की शांत और धूल भरी सड़कों पर अचानक एक गड़गड़ाहट गूंज उठी। काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज और एसयूवी का एक लंबा काफिला आकर उस छोटे कैफे के ठीक सामने रुका। गाड़ियों के टायरों की चीख और उनके शाही अंदाज को देख आसपास से गुजरने वाले लोग सहमकर खड़े हो गए। काफिले के बीचों बीच खड़ी मर्सिडीज का शीशा धीरे से नीचे सरका। भीतर बैठे रजत सहानी की ठंडी चील जैसी निगाहें सीधे कैफे के टूटे हुए कांच वाले दरवाजे पर टिकी थी। रजत ने गाड़ी से निकला और अपनी नजरें कैफे के भीतर दौड़ाई, और जो कुछ उसने देखा उससे उसकी रगों में बहने वाले खून को खौला दिया। भीतर चांदनी काम कर रही थी। उसकी तबीयत बेहद खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और कमजोरी के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह बार बार अपने पेट को सहलाते हुए गहरे सांस ले रही थी। सुबह की उल्टी और कमजोरी के बाद उसके शरीर में खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। वह बस एक पल के लिए काउंटर का सहारा लेकर थोड़ी राहत पाने के लिए रुकी ही थी कि तभी कैफे का लालची और बदतमीज मालिक वहां आ धमका। वह मालिक एक पल के लिए भी चांदनी को बैठने नहीं दे रहा था। उसने गुस्से में काउंटर पर हाथ मारा और चांदनी पर चिल्लाने लगा, ए लड़की, यहाँ आराम फरमाने के पैसे मिलते हैं क्या तुझे? सुबह से देख रहा हूँ, कभी वॉशरूम भागती है तो कभी यहाँ बदन चुराती है। बीमार है तो घर पर बैठ, यहाँ धंधा मंदा मत कर। काम चोर कहीं की, तुरंत ये टेबल साफ कर, नहीं तो आज के पैसे काट लूंगा। चांदनी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, साहब बस 2 मिनट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। लेकिन उस बेरहम मालिक को उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। वह उसे और बुरी तरह डांटने लगा। उसकी आवाज पूरे कैफे में गूंज रही थी। मालिक की डांट और शरीर की पूरी ताकत खत्म हो जाने के कारण अचानक चांदनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका संतुलन बिगड़ा।
उसका हाथ काउंटर से छूटा और वह बेहोश होकर सीधे फर्श की तरफ गिरने लगी। बाहर दरवाजे पर खड़े रजत ने जैसे ही चांदनी को गिरते देखा, उसकी आंखों में एक खूंखार दीवानगी उतर आई। चांदनी! रजत ने बिना एक पल गवाए झटके से कैफे का दरवाजा खोला। उसने विक्रम या बॉडीगार्ड्स का इंतजार तक नहीं किया। वह बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ कैफे के भीतर दाखिल हुआ, इससे पहले कि चांदनी का नाजुक बदन उस ठंडे गंदे फर्श से टकराता। रजत ने घुटनों के बल बैठकर अपनी फौलादी और मजबूत बाहों में उसे हवा में ही थाम लिया। चांदनी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसका सिर रजत के चौड़े कंधे पर टिक गया। रजत ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह सुरक्षा के साथ समेटा। उसकी आंखें चांदनी के उस पीले पड़े चेहरे और सूखे होठों को देख रही थी। वह लड़की जो कभी करोड़ों के चेक को लात मार चुकी थी, आज चंद रुपयों के लिए एक मामूली कैफे मालिक की डांट सहकर बेहोश पड़ी थी। रजत का पूरा वजूद गुस्से और तड़प से कांप उठा। उसने धीरे से चांदनी को अपनी बाहों में और ऊपर उठाया और अपनी खूंखार लाल आंखों से उस कैफे मालिक की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग रजत के पीछे खड़े दर्जनों हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को देखकर पहले ही उड़ चुका था। रजत की आवाज में मौत जैसी खामोशी थी। इस लड़की को डांटने की औकात कैसे हुई तेरी? तुझे अंदाजा भी है कि तूने किस पर हाथ उठाने या चिल्लाने की जरूरत की है? यह रजत सहानी की अमानत है और मेरे बच्चे की माँ है। क्या आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं, जहाँ रजत उस जालिम मालिक को उसकी औकात याद दिलाता है और चांदनी को अपनी बाहों में उठाकर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है? तो चलिए सुनते हैं। कैफे का वह बदतमीज मालिक थर थर कांप रहा था, मानो उसने साक्षात मौत को अपने सामने देख लिया हो। लेकिन रजत के पास उस कीड़े पर बर्बाद करने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। उसने अपनी बाहों में बेहोश पड़ी चांदनी को और कसकर समेटा, मुड़ा और तेज कदमों से अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया। विक्रम ने इशारा किया और पूरा काफिला पलक झपकते ही आनंदपुर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ हवा से बातें करने लगा। गाड़ी सीधे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने रुकी। रजत खुद चांदनी को अपनी बाहों में उठाए सीधे भीतर दाखिल हुआ। शहर के सबसे बड़े माफिया किंग का खौफ ऐसा था कि अस्पताल का चीफ डॉक्टर और पूरी मेडिकल टीम हाथ जोड़े खड़ी थी। मुझे इसके और मेरे बच्चे के शरीर पर एक खरोच भी नहीं चाहिए। तुरंत सारे टेस्ट करो। रजत की गरजती आवाज ने पूरे कॉरिडोर को कंपा दिया। चांदनी को तुरंत प्राइवेट वीआईपी शूट में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर ने टेस्ट की झड़ी लगा दी। लगभग आधे घंटे बाद मुख्य डॉक्टर रिपोर्ट लेकर रजत के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, स्थिति थोड़ी नाजुक है। मरीज के शरीर में बेहता खून की कमी और पोषण की कमी है। ऐसा लगता है कि पिछले कई हफ्तों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। ऊपर से इस
शुरुआती गर्भावस्था की हालत में इन्होंने बहुत ज्यादा शारीरिक काम और भारी वजन उठाया है, जिसकी वजह से शरीर पूरी तरह टूट चुका है। अगर थोड़ी देर भी होती तो बच्चे को खतरा हो सकता था। यह सुनते ही रजत की आंखों में एक तीखा दर्द और पछतावा कौंध गया। जो लड़की कल तक मखमली बिस्तर पर रहने के लायक थी, वह उसकी एक गलती की वजह से दर दर भटक रही थी और भूखे पेट काम कर रही थी। उसने नर्स को तुरंत सबसे महंगी दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ाने का हुक्म दिया। अस्पताल के उस आलीशान शांत कमरे में लगी ड्रिप की हर एक बूंद के साथ चांदनी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। धीरे धीरे उसने अपनी भारी पलकें खोली। सफेद छत और आसपास की मशीनों को देख वह हैरान रह गई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाईं तरफ देखा, उसका दिल मानो धड़कना भूल गया। वहां खिड़की के पास ब्लैक ओवरकोट पहने रजत सहानी खड़ा था। सुबह की मध्यम रोशनी में उसकी वो चील जैसी तीखी आंखें सीधे चांदनी पर ही टिकी हुई थी। रजत को अपने इतने पास देखकर उस खौफनाक रात का सारा मंजर चांदनी के दिमाग में एक झटके में घूम गया। वह बुरी तरह से डर से कांपने लगी। उसकी सांसें फूल गई और उसने डर के मारे बेड की चादर को अपने हाथों में खींच लिया। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मानो कोई हिरण किसी भूखे शेर को अपने सामने देख चुका हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती रुआंसी आवाज में कहा, तुम यहाँ भी आ गए? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे और क्या छीनना चाहते हो? आगे की कहानी में क्या होगा? क्या रजत चांदनी को अपने साथ जाने के लिए मना पाएगा या फिर चांदनी कोई और रास्ता पसंद करेगी? आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर ये कहानी आपको पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।